Assalamu alaikum. I am Dr. Hafiz Munawwar Iqbal, Assistant Professor of History. I am teaching History of Pakistan and India at Scope CSS Club for 2 years. इसके साथ साथ I am also teaching Islamic History and Culture and Islamic Studies. Dear students, today we are going to discuss some important techniques and tips about how to attempt history of Pakistan and India. First of all, we will look about the nature of subject and then हम इसकी जो attempting techniques हैं उसके ऊपर बात करेंगे. Generally we can divide the syllabus into 3 parts. मैं ये व्हाइट बोर्ड आपसे शेयर करता हूँ, इसकी कंफर्मेशन आप काइंडली मुझे कर दें तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं. नेचर ऑफ सब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको इसकी नेचर के बारे में पता चल जाए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपकी जो स्ट्रेटजी है उनको अटेम्प्ट करने की फिर क्या होगी, आपने यानी उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली आपने अपनी स्ट्रेटजी को फौरी तौर पे आपने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि आपकी इस क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या अप्रोच होगी और कैसे आप अपने आर्गुमेंट को प्रूव करेंगे. तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको नेचर ऑफ सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. तो इसको समझने के लिए हम अपनी आसानी के लिए हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया को 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट पोर्शन है वो 712 से 1857 तक का पीरियड है. उसके बाद जो सेकंड फेज है वो 1857 से 1947 तक का है और जो थर्ड फेज है उसको हम 1947 से ऑनवर्ड टू डेट जो है ये हम इसको कर सकते हैं. अच्छा जी, जो फर्स्ट सेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फर्स्ट सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और एग्जामिनर का जो फेवरेट एरिया है वो कौन सा है इस एरिया में. तो जनरली हम जो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं वो 712 से कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध से या मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन ऑफ सिंध है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इसका जो एंड होता है वो विद द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर इन 1857, राइट. तो फर्स्ट पीरियड इसमें फाउंडेशन का है कि मुस्लिम रूल की फाउंडेशन कैसे हुई, देन उसकी कंसोलिडेशन का है, ठीक है, कि कैसे इसको कंसोलिडेट किया. ये फाउंडेशन का पीरियड 712 से 1206 तक का, ये 500 ईयर्स है. इसमें मुस्लिम रूल को यहाँ एस्टेब्लिश करने में 500 ईयर्स लगे. यानी मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजना, इनका जो हमला था और मोहम्मद बिन गौरी के जो मोहम्मद गौरी के हमले जो थे तो ये इस एरिया में. उसके बाद आगे कंसोलिडेशन में जो स्लेव डायनेस्टी ने रोल प्ले किया या इसको अगर हम मज़ीद ब्रॉड कर लें तो इसको सल्तनत पीरियड कहेंगे और ये 1206 से 1526 तक का है विद द कमिंग ऑफ बाबर. यानी बाबर केम इन इंडिया इन 1526, ठीक है. और उसका जो इन्वेजन है या उसकी जो बैटल है इसमें पानीपत में, तो यहाँ से मुगल डायनेस्टी का आगे आगाज होता है.
तो ये वाला पीरियड बड़ा क्रिटिकल है, इसमें बड़े रूलर्स के हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के बड़े रूलर्स में अल्तुतमिश हैं, बलबन हैं, इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनकी रिफ़ॉर्म्स के ऊपर पूछा जा सकता है। या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, उनके आइडियलिस्टिक प्लान्स के हवाले से पूछा जा सकता है। या फिर इस एरिया में आपसे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के हवाले से पूछा जा सकता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, या जो मिलिट्री सिस्टम था, या जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम, या रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस करवाएंगी, लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएंगी, खसूसन अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड था उसमें। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आ जाता है मुगल पीरियड। तो मुगल्स में ग्रेट मुगल्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ग्रेट मुगल्स में भी जो अकबर का पीरियड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो अकबर का यूनाइटेड नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, अकबर का जो रिलीजियस पॉलिसी है, अकबर की दक्कन पॉलिसी के ऊपर पूछा जा सकता है, अकबर की जो दीन इलाही है उसके हवाले से पूछा जा सकता है। इसी दौर में मुजद्दिद अल्फसानी की जो मूवमेंट है उसके ऊपर पूछा जा सकता है, भक्ति तहरीक के ऊपर पूछा जा सकता है, जो 17th सेंचुरी में, या हाँ 17 या 16 सेंचुरी आप उसको कहें, 16 सेंचुरी का आखिरी हाफ और 17 सेंचुरी के फर्स्ट 25 ईयर्स। तो इस दौरान जो एक रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रही थी रिलीजन में, तो उसको एग्जामिनर फोकस कर सकता है। देन इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो शाहजहां का पीरियड है। शाहजहां की खसूसन वो जो इंजीनियर किंग के हवाले से पूछा जाता है कि ही वाज एन इंजीनियर किंग, और या उसके हवाले से भी पूछा जा सकता है कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें उनका रोल क्या है। ये बहुत अहम क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो इमारत हैं इंडिया में मुस्लिम पीरियड में, वो शाहजहां के दौर में बनी। जैसे शालामार बाग, रेड फोर्ट, ताजमहल, इस तरह की इमारतें। फिर इसमें शाहजहां का पीरियड, उसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल रूल भी कहते हैं, या मुगल डायनेस्टी। तो इस हवाले से भी पूछा जा सकता है। उनकी सेंट्रल एशियन पॉलिसी के ऊपर भी पूछा जा सकता है। देन फिर औरंगजेब आलमगीर का जो पीरियड है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो अहम क्वेश्चन है वो उनकी रिलीजियस बाइगॉटरी के ऊपर पूछा जाता है कि वो किस हद तक जो है वो बाइस्ड थे, और उन्होंने हिंदुओं को कैसे ट्रीट किया, या जो हिंदू हिस्टोरियन उनको ब्लेम करते हैं, तो उस हवाले से भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, ये तो हमने मुगल्स के ऊपर डिस्कस किया। अब 1857 का जो पीरियड है खसूसन, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी ब्रिटिश इंट्रूजन इन द पॉलिटिकल एरिना ऑफ इंडिया। जो इंडिया की पॉलिटिक्स में ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्वॉल्वमेंट, या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पे पूछा जा सकता है, या इंपीरियलिज्म के हवाले से पूछा जा सकता है। तो ये वाला एक दरमियान में पीरियड है। तो ये फर्स्ट फेज है। इसके बाद आता है जी 1857 का फेज, और ये 1947 तक का फेज है। अच्छा जी, ये 90 इयर्स हैं। इनमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के हवाले से पूछा जा सकता है, या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से, पार्टी पॉलिटिक्स के हवाले से, जैसे दो बड़ी पार्टीज वजूद में आई। या एक और भी इसका जो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं वो रिफॉर्मर्स के हवाले से, कि जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे उनका इन दी रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम्स क्या रोल था। मुसलमानों की निशात सानिया में फॉर इंस्टेंस सर सैयद अहमद खान हैं, या शाह वलीउल्लाह हैं, नवाब मोहसिन उल मुल्क हैं, या इन जो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, इनका रोल क्या था मुसलमानों की रेनेसांस में। अब जो तीसरा पोर्शन है वो आपका पाकिस्तान अफेयर्स भी आप उसको कह लें, इसमें करंट अफेयर्स भी होंगे।
ये 1947 से ऑनवर्ड जो है वो ये 2023 तक का जो पीरियड है, ये आपका थर्ड सेक्शन है। अब जो मोस्ट ट्रिकी है वो ये पोर्शन, और आपने कोशिश करनी है कि इस पोर्शन से आपने अवॉइड करना है, इसको अटेम्प्ट करने से आपने अवॉइड करना है। अगर आपके फर्स्ट, उसकी वजह क्या है कि अगर आपके पहले 2 सेक्शन आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव टाइप या एनालिटिकल, ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और ये कांस्टेंट है, परमानेंट है। ये वाला जो पीरियड है 1947 से ऑनवर्ड, ये चेंज होता रहता है। इसमें कभी कोई क्वेश्चन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कि वो पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसके फेल होने की वजूहात क्या है, या ये आर्गुमेंट टाइप है, ये वाला जो आप इसको आर्गुमेंटेटिव कह लें। या पाकिस्तान में वो पूछ सकते हैं कि जो मिलिट्री है उसकी इन्वॉल्वमेंट की क्या वजूहात हैं, या सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से पूछ सकते हैं, या फिर पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के अंदर 1949 की जो लाहौर रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, तो उसके ऊपर पूछ सकते हैं कि ये कैसे, इसकी नेचर क्या थी, इसने कैसे डिटरमिन किया कि आने वाले दौर में जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें इस्लाम की तालीमात डोमिनेंट रहेंगी। इसने नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश कर दिया कि अब पाकिस्तान का जो आइन है वो सेकुलर नहीं होगा, बल्कि वो मजहबी आइन होगा, और उसमें जो कुरान और हदीस है उसके अगेंस्ट कोई भी यहाँ पे प्रोमलगेशन नहीं होगी। सो कोशिश करें कि इस जो सेक्शन है इसको आप अवॉइड करें, और पहले 2 सेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो इसका आपको बेनिफिट ये है कि आपका जो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, या आपके जो करंट अफेयर्स हैं, वो भी यहाँ से जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के करंट अफेयर्स में पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसकी वजूहात क्या है? क्योंकि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर ये सेक्शन है। 1947 से ऑनवर्ड 2023 तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ, एनर्जी क्राइसिस पे पूछ सकते हैं, टेररिज्म पे पूछ सकते हैं, डेमोक्रेसी के फेलियर के ऊपर पूछ सकते हैं, मार्शल लॉ रिजीम्स के ऊपर पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर पूछ सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी या अयूब खान के दौर में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, ज़िया के दौर में इस्लामाइजेशन के हवाले से पूछ सकते हैं, पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट या शरीयत कोर्ट उसके हवाले से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी वैरायटी है, एग्जामिनर के पास इतनी रेंज ऑफ क्वेश्चंस है कि वो जैसा मर्जी बनाना चाहे, आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि ये हमारे कोर्स से रेलिवेंट नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जो पास्ट पेपर्स हैं उसकी रोशनी में हमारी जो स्कीम डेवलप होती है पास्ट पेपर्स की रोशनी में, वो 232 223 और 322, ये स्कीम हमारी डेवलप कि मसलन 1857 से पहले 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 1857 से 1947 तक 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। 1857 से 1947 तक 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिए। अच्छा, फिर 1947 के बाद 2 क्वेश्चन आए हैं। कभी वो पहले 2 पोर्शन जो है उसमें 2-2 क्वेश्चन दे देता है, तीसरे में 3 क्वेश्चन दे देता है। कभी वो पहले में से 3 क्वेश्चन उठा लेता है और बाकी दोनों में 2-2। लेकिन ये बहुत कम होता है कि पहले में से वो 3 क्वेश्चन उठाए। ज़्यादातर उसकी कोशिश होती है कि पहले में से 2 उठाए, दूसरे में 3 या तीसरे में 3। लेकिन अब जो पेपर का पैटर्न या उसकी जो नौइयत है, वो ज़रा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, और वो तीसरे पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन लेता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी भी होते हैं,
जी बिल्कुल ऐसे ही है, रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, सब ग्रुप्स में शेयर हो जाएगी। ठीक है। ज़्यादा ट्रिकी ये पीरियड है, लेकिन अगर आप इसको बड़ा क्रिटिकल हो के इसको तैयार करते हैं, तो इसके बेनिफिट भी आपको बहुत ज़्यादा हैं। इवन कि आपके इंटरव्यू में भी ये आपको सपोर्ट करेगा ये वाला एरिया, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन जो है वो 1947 से बाद का जो पीरियड है, उसमें से पूछे जाते हैं। अच्छा जी, ये हमने एक डिटेल्ड ओवरव्यू किया है और आई होप कि आप इसमें जो सब्जेक्ट की नेचर है उसको समझने में कामयाब हो गए होंगे, क्योंकि जब आप पैटर्न समझ जाते हैं, उसकी नेचर समझ जाते हैं, तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। फिर आप क्लियर होते हैं कि आपने करना क्या है। आप अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने प्रिपरेशन का कोई अपनी मेथोडोलॉजी आप बना सकते हैं कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है इस पेपर को। बाकी एक जो क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये स्कोरिंग है या नहीं? तो ये स्कोरिंग बिल्कुल है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट स्कोरिंग तब तक नहीं होता, जब तक आप उसके कंटेंट के ऊपर आपकी कमांड ना हो। कंटेंट प्लस आपकी जो कोटेशंस हैं, ये 2 चीज़ें। यानी आपका कंटेंट के हवाले से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और देन आप अपने आर्गुमेंट्स को थ्रू कोटेशंस आप उनको सपोर्ट करें और उनको एक लॉजिकल वे से, एनालिटिकल वे से आप उसको कंक्लूड करें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है स्कोर करने का। इसके अलावा और कोई ईज़ी मेथड नहीं है। अगर आप सुपरफिशियल आपका एनालिसिस होगा या आपका एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो फिर ये आपके जो क्वेश्चन्स हैं, इनको मैं बाद में रिस्पॉन्ड करूँगा, अभी आप क्वेश्चन ना करें, क्योंकि क्वेश्चन आपके ओवरलुक हो जाएँगे। तो बेहतर ये है कि जिस वक़्त मैं आपको टाइम दूँ, तो उस वक़्त आप करेंगे, साथ-साथ मैं आपको आंसर करता जाऊँगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और एकदम आपने उसको देखा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आया है। ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप पेपर को देखते हैं, तो आप एक नज़र देखने के साथ ही आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये पेपर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो एक हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब फर्स्ट साइट में आप कन्फ्यूज़ होते हैं, अगर उस पेपर को आप दूसरी मर्तबा पढ़ें, तो उसमें से कोई 10 टू 20% आपको समझ आता है और आप थोड़ा-सा रिलैक्स होते हैं। जब आप तीसरी मर्तबा उसको पढ़ते हैं, तो आपको 50% वो पेपर समझ आना शुरू हो जाए। जब आप चौथी मर्तबा पढ़ेंगे, तो वो पेपर आपको 70 से 80% वो पेपर आप समझेंगे कि इतना पेपर मैं कर सकता हूँ। जो स्टूडेंट 70 से 80% पेपर अटेम्प्ट कर सकता है और उसके पास इतना मटेरियल होता है कि वो अपने 3 क्वेश्चन ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि चौथा क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व ना कर सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जिस कंटेंट से, जिस मटेरियल से आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी मटेरियल में से आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएँगे कि जो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपकी मदद करेंगे। सो आपको जो 3 क्वेश्चन आते हैं, उनको फर्स्ट साइट में आप उनको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करें और जो ही आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने ये क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, 5 करना है, 7 करना है या आपने 2 क्वेश्चन में करना है, ठीक है? आपने ये डिसाइड कर लिया। अब इनमें से आपने ये डिसाइड किया है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो ही आपने डिसाइड किया, सबसे पहले इसकी आउटलाइन बनाएँ। ये वो पॉइंट्स हैं कि जो आपको आंसर बिल्ड करने में आपकी मदद करें, ठीक है? आपका आंसर जो है वो इन्हीं के थ्रू बिल्ड होगा। ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको आप बिल्डिंग ब्लॉक्स कहें और इनकी आप हिफाज़त करें। एक साइड पे लिख लें, हिफाज़त का मतलब ये है कि एक साइड पे इसको रफ लिख लें, ताकि आपके माइंड से कहीं स्किप ना हो जाएँ। फिर जब आप दूसरा क्वेश्चन उसका भी यहाँ पे नंबर दे लें, फिर आप करना चाह रहे हैं 7वाँ क्वेश्चन उसका भी नंबर दे लें। आप गौर करेंगे कि जिस वक़्त आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, तो
इसके लास्ट सेक्शन के हवाले से कुछ पॉइंट आपके माइंड में आएंगे, वो भी यहाँ पे नोट करने। फिर इसी दौरान क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में भी एक दो पॉइंट आपके जहन में आएंगे, तो उनको भी यहाँ पे नोट करते रहें। तो अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट में 10 से 15 मिनट लगा के आप इनकी आउटलाइन, रफ सी आउटलाइन, ये हमेशा जेन में रखिएगा कि आउटलाइन हमेशा वन गो में नहीं होती। आपने एक दफ़ा रफ आउटलाइन बना ली, आप पेपर स्टार्ट कर देते हैं, तो साथ साथ वो रिफाइन होती रहती है, उनमें मजीद पॉइंट्स जो है वो सामने आते रहते हैं और आप उसको फर्दर डेवलप करते हैं, आपकी आउटलाइन डेवलप होती है। ये सबसे बेहतरीन टर्म है कि आपकी आउटलाइन डेवलप होती है। जो जो आप पेपर में आगे चलते जाते हैं, आप उसके अंदर यानी इन डेप्थ चलते जाते हैं, तो आपकी कंटेंट के ऊपर ग्रिप जो है वो मजीद मजबूत होती जाती है, और आप के वो पॉइंट जो आपके जहन से कहीं निकल गए थे, वो भी जो आपकी कॉन्शियसनेस की सतह है उस पे आने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने ये करना है कि आपने आउटलाइन जो है वो लाजमी डेवलप करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्वेश्चन को पढ़ा, और 4 मरतबा आपने पढ़ा, और आपने ये देखा कि आपको एक स्टेटमेंट समझ नहीं आई। आपने क्वेश्चंस को पढ़ा तो है, 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए, बाकी आपको 4 में से कोई भी समझ नहीं आता। तो अब बाकी जो है वो स्टेटमेंट्स को आपने कैसे समझना है? अब इन स्टेटमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करें, इनको पार्ट्स के अंदर आप इसको डिवाइड कर लें। हमेशा आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटमेंट, दूसरी और तीसरी। बाज़ औक़ात ये पहली स्टेटमेंट, इसका कोई मतलब नहीं होता, असल मफ़हूम दूसरी और तीसरी में होता है। बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर पहली दोनों स्टेटमेंट जो है वो कन्फ्यूज़ करने के लिए देता है, असल में वो तीसरी स्टेटमेंट में से आपका क्वेश्चन होता है, वो उसमें से बात पूछना चाह रहा है। लिहाजा आपने ये करना है कि आपने जो ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, उनको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। मसलन कि जो इसी पे अभी मैं इस पे कोई क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि मसलन जिनाज़ 14 पॉइंट्स। व्हाट डू यू नो अबाउट जिनाज़ 14 पॉइंट्स? These were the Magna Carta of Muslim demands. ठीक है, how you will explain. अब इन चीज़ों पे भी आपने ज़हन में रखना है, कभी वो कहता है कि एक्सप्लेन करें, कभी वो कहता है डिस्कस करें, कभी वो कहता है आप क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपने गौर करना है कि कहाँ पे आपसे वो एक्सप्लेन कराना चाह रहा है। अब देखें कि सबसे पहले व्हाट डू यू नो अबाउट जिनाज़ 14 पॉइंट। अब इस स्टेटमेंट के बारे में आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। असल इसके अंदर क्या है कि मैग्ना कार्टा क्या है, और जिनास 14 पॉइंट्स मुस्लिम की डिमांड्स कैसे थी, मुसलमानों की वो डिमांड्स कैसे थी। अब इसका आपने एनालिसिस करना है, इसको आपने एक्सप्लेन करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपने इस तरीके से इनको अरेंज करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जर्नल पैटर्न के हवाले से। इंट्रोडक्शन होता है, आपने जो कुछ आगे एक्सप्लेन करना होता है वो उसको आपने समराइज करके यहाँ पर लिख देना। ठीक है, या यहाँ से आप अपनी पोजीशन को भी वाज़ेह कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो वाज़ अ विविड आर्टिकुलेशन ऑफ हिंदू मेंटालिटी, इसको आप एक्सप्लेन करें। तो अब नेहरू रिपोर्ट के हवाले से आपकी एक राय है, आपने पोजीशन ले ली है कि नहीं, ये हिंदू मेंटालिटी की एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि असल में जो नेहरू रिपोर्ट थी, ये उस वक़्त हिंदुस्तान का जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट था या कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम था, उसको बेहतर तरीके से हैंडल करने की एक कोशिश थी। अब आपने एग्ज़ामिनर की जो स्टेटमेंट है, उससे टोटली जो डिफरेंट है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बता दिया, अपनी पोज़ीशन ले ली, देन अब आगे जो मेन बॉडी में आपने सपोर्टिंग डिटेल्स देनी।
आपने अपने अपनी बात को सपोर्ट यानी आपने वाजे भी तो करना है ना। आप कैसे आप इसको सपोर्टिंग डिटेल्स का मतलब होता है एविडेंसेस। आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस देंगे या आप स्कॉलर्स की ओपिनियन देंगे कि फलां स्कॉलर्स इसके बारे में ये कहता है, फलां ये कहता है। तो इस तरह करके आप अपनी बात को प्रूव करेंगे और एट द एंड आप उसको कंक्लूड कर दें। और आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं उसका और आपके इंट्रोडक्शन का कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ये ज़हन में रखिएगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन में नेहरू रिपोर्ट को एंडोर्स किया है और यहाँ अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप कहें कि ये तो वाकई हिंदू मेंटेलिटी की अक्कासी करती थी। तो फिर ये आपका जो क्वेश्चन होगा या आपका आर्गुमेंट कंट्राडिक्टरी होगा। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अच्छा जी, लास्ट में आपका क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अनाउंसमेंट है मेरे जो कमिंग सेशंस हैं उनके हवाले से। तो आपके ये CSS स्पेशल के एग्ज़ाम जो है जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद 23 अक्टूबर को मेरे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का, इस्लामिक स्टडीज़ का, 3 सेशन मेरे ये स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके लिए आप फर्दर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्कोप के कोऑर्डिनेटर वाहिद खान साहब का ये नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 03327536343। अब आप अपना जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये हाउस इज ओपन फॉर यू। आप फर्दर अपनी जो क्वारीज हैं वो कर सकते हैं। ये सैयद अली आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ दीज पाकिस्तान अफेयर्स। नहीं, पाकिस्तान अफेयर्स तो एक अलग से सब्जेक्ट है। अब जो पाकिस्तान हिस्ट्री या जिसको आप इंडो पाक हिस्ट्री, पहले दौर में इसको इंडो पाक हिस्ट्री कहा जाता था CSS में। और ये 1857 तक का पीरियड जो है या मैक्सिमम जो है वो 1947 तक का पीरियड इसमें शामिल होता था। तो ये इंडो पाक हिस्ट्री होती थी। अब इसको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया कहा जाता है। ठीक है जी। और ये प्री पाकिस्तान पीरियड जो है वो 1947 तक का है। और पोस्ट पार्टीशन पीरियड या पोस्ट पाकिस्तान पीरियड, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, तो 1947 की जो हिस्ट्री है उससे ऑनवर्ड हिस्ट्री वो पोस्ट पाकिस्तान पीरियड है। जी, ये सैयद महक आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आर्गुमेंटेटिव टाइप है। इसमें आपने आर्गुमेंट देना है कि अगर कायदे आज़म फ्रीडम मूवमेंट को लीड ना करते तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बन जाता। तो ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस वक्त कोई इस कैलिबर का मुस्लिम लीग के पास कोई बंदा नहीं था। और ये तजर्बा हो चुका है कि जब 1929 में जिन्ना साहब सेल्फ एग्जाइल पे चले गए तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग है वो बुरी तरह हारी। 1937 का जो इलेक्शन है 36-7 का, तो उसमें मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई थी। तो आप ये पोजीशन ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो है वो स्कोप CSS क्लब, सना खान स्कोप CSS क्लब। ये वैसे भी अगर आप स्कोप के स्टूडेंट नहीं हैं, वैसे तो ये हर में शेयर कर देते हैं भाई साहब, हर ग्रुप में। लेकिन अगर आप स्कोप के स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आप स्कोप CSS क्लब जो है वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये आपको मिलेगा। ठीक है ना। ये आप स्कोप CSS क्लब के प्लेटफॉर्म से आप, जो एहतशाम साहब का चैनल है, एहतशाम जान बट भी लिखेंगे तो वो चैनल आ जाए। अच्छा जी, सोर्सेज के हवाले से आप ये ईशा आप बात कर रही हैं, तो इसके चूंकि इसके अंदर मल्टीपल एरियाज हैं, लिहाजा आपको मल्टीपल सोर्सेज कंसल्ट करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल के 1947 से ऑनवर्ड आप 2-3 स्कॉलर्स जो हैं, मसलन हामिद खान की पाकिस्तान के ऊपर बहुत अच्छी किताब है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं।
फिर आप के अजीज की किताबें कंसल्ट कर सकते हैं, हसन अस्करी रिजवी साहब की किताबें कर सकते हैं, इस तरह के। फिर 1947 से पहले का जो पीरियड है फ्रीडम मूवमेंट, उसके अंदर आप चौधरी खलीकुज़्ज़मान की किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, मोहम्मद अली की किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह हमारी कौमी जदोजहद आशिक हुसैन बटालवी की हैं, पाकिस्तान नागुज़ीर था सैयद हसन रियाज की किताब है। फिर आप पाकिस्तान अफर्मेटिव फेज खालिद बिन सईद, उनकी आप किताब कंसल्ट कर सकते हैं, या वेस्टर्न ऑथर्स की आप कर सकते हैं, अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम वो आप कर सकते हैं। फिर ट्रैक टू पाकिस्तान सबसे शॉर्ट और बेस्ट अहमद सईद साहब की किताब है ट्रैक टू पाकिस्तान, वो 1857 से 1947 का पीरियड वो कवर करेगी। वो एक ही खरीद लें तो उसमें सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, मुगल पीरियड के ऊपर या सल्तनत पीरियड के ऊपर आप के अली की किताबें भी पढ़ सकते हैं। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आई.एच. कुरैशी की भी आप पढ़ सकते हैं। फिर श्रीवास्तवा की आप सल्तनत के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की किताबें आप मल्टीपल सोर्सेज़, और फिर ये भी है कि सोर्सेज़ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरी-पूरी किताब पढ़ें। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जस्ट उसमें आप आउटलाइन में जाएँ, कंटेंट में आप देखें कि वो टॉपिक कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल कि आप औरंगज़ेब आलमगीर की रिलीजियस पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उसका जो पेज है 521 या 222 जो जिसके ऊपर भी है, उस पे आप जाएँ और उसी को कंसल्ट करें। नहीं, मैप आप बना सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, आप चंद्र सिंह आपका ये मैं आंसर कर रहा हूँ। तो मंगोलों का जो थ्रेट है, आप देखें बलबन ने 3 डिफेंस लाइनें ड्रॉ की थी। अब आप पूरा वो मैप बना के तो आप ये कह सकते हैं ना कि पहली लाइन जो है वो दीपालपुर, यानी ये मिंट कुमरी साहिवाल पाकपतन ये वाला इलाका सहाना तक ये लाइनें थी। तो आप ये बता सकते हैं ना कि दिल्ली को कैसे डिफेंड किया गया उनसे। फिर अलाउद्दीन खिलजी के दौर में उसके अंदर क्या वेरिएशंस आती हैं मंगोल इन्वेजन, तो इस तरह आप मैप बना सकते हैं बिल्कुल। नहीं, एग्ज़ैजरेट ना करें मुश्ताक, आप उसको जितना कुछ आपको मटेरियल उसके बारे में जो कंक्रीट सॉलिड बेस के ऊपर मटेरियल आपको आता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है, कहा जाता है ना कि नो डॉक्यूमेंट्स नो हिस्ट्री। आप हिस्ट्री को कभी भी एविडेंस के बगैर आगे नहीं लेके चल सकते। एविडेंस का मतलब होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करना। हाँ, आप अपने उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप अपनी ओपिनियन शामिल कर सकते हैं, और अपनी ओपिनियन को मज़ीद मज़बूत करने के लिए आप स्कॉलर्स के रेफ़रेंस या स्कॉलर्स की आप साथ राय दे सकते हैं कि जो मेरी बात है, उसको फलाँ स्कॉलर की बात भी असिस्ट करती है, फलाँ की असिस्ट करती है, इस तरह। नहीं, पाकिस्तान अफ़ेयर्स की तो मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इंडो-पाक हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये ताहिर ख़ान। नहीं, इसको आप एक एक एंड पे आप पेज जो है वो रफ़ ऊपर लिख देना, तो रफ़ में आप आउटलाइन बना सकते हैं। आपकी जो कॉपी है वो उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी कॉपी है। आप साइड पे कुछ ना आप उस पे एग्ज़ामिनर को बता दें कि ये मेरी आउटलाइन्स हैं, रफ़ आउटलाइन्स। नहीं, आपने क्रिटिकल राना गफूर, आपने क्रिटिकल एनालिसिस देना है। ये आपकी डेप्थ ऑफ परसेप्शन को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, सारी चीज़ों को ये बताता है। हर क्वेश्चन के ऊपर आपने बाद में अपनी राय ज़रूर देनी है। ये जी, जी। जी, बिल्कुल हिस्टोरिकल इवेंट्स को ज़रूरी नहीं है टाइमलाइन के हिसाब से भी बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता टाइमलाइन के हिसाब से भी, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच। फर्दर ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप स्कोप के चैनल से आप ये इसको दे सकते हैं। नहीं, तारिक ऐसी कोई बात नहीं है। एक नफ्सियात ये कहती है ना कि जिस चीज़ से आप डरते हैं, उस काम को आप बार-बार करें। यानी अगर आप ऊँचाई से डरते हैं, तो आप बार-बार ऊँचाई पे जाएँ, तो आपका वो फ़ियर खत्म हो जाएगा। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि आप इससे डरना शुरू। ये मैंने सोर्सेज़ बता दिए हैं, गुल फ़ातिमा मैंने बता दिए हैं। ये आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लें।
जी ओके, थैंक यू सो मच। मेरे पास यही टाइम था, 35 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होनी थी, तो थैंक यू सो मच।